तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करेगा। किस शेप में करेगा आई डोंट नो, वी डोंट नो कि किस लिहाज से टाइम जो है ना मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म है नहीं है, वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन चार्ज पार्टिकल स्टार्ट कर देगा मोशन करना। तो इसका ऑप्शन था ये वाला। ठीक है, अगला के क्वेश्चन। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड, द क्वांटिटी विच कैन नॉट अफेक्ट इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सी क्वांटिटी है जो कि अफेक्ट नहीं करते मैग्नेटिक फील्ड को? तो हमारे पास है एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। ठीक है, तो आपके पास तीन चीजें हैं, चार्ज है, वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है, और उसका एंगल बीच में है। तो इससे आपकी जो है वो आपकी सॉरी 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 उसने तो कुछ और पूछा, वो नीचे वाला था। अच्छा, मैंने पार्टिकल मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द क्वांटिटी विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, अफेक्ट क्या नहीं करेगी? ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी। ओके, पार्टिकल वेलोसिटी जो है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि उसके साथ दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड तो में भी चेंज ना हो लेकिन डायरेक्शन वो चेंज कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि वो बेंड कर सकता है, मतलब सर्कुलर पाथ में लेके आ सकती है। इसका मतलब पार्टिकल वेलोसिटी चेंज हो सकती है, एक्सेलरेशन भी डेफिनेटली चेंज हो सकती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज है ये चेंज नहीं होगी। तो ऑल अबव एक ट्रैप था, जबकि एक्चुअल जो इसका आंसर है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक क्योंकि स्केलर है, रोटेशन आए जो मर्जी आए जैसा भी आए, लेकिन इसकी जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल होगी वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये वर्क डन नहीं करती। ठीक है, ओके, ये वर्क डन इससे नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या था? द फोर्स फेल्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑन एंटरिंग इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। फोर्स किस से नहीं चेंज होती? तो वो ये था कि क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, अब फोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है और एंगल पे डिपेंड कर रही है, मैस शरीफ पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, तो मैस एक्चुअली जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, बड़ा सिंपल था। लो जी, आप घबराते हैं और घबराना नहीं होता। अब तो वैसे हर एक को घबराना चाहिए और रज रज के घबराना चाहिए। ठीक है, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कैरिंग इक्वल करंट exert a force F पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ जितनी भी है उससे हमें फिर लेना देना नहीं है, टू ईच अदर ऑन ईच अदर इफ द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन इज डबल्ड, मतलब डिस्टेंस बड़ा कर दिया है, एंड द करंट इन ईच वायर इज हाफ, द फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी। हर एक में हाफ हाफ करंट फ्लो किया है। तो अगर मैं इसको लिखूं फोर्स को, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू क्या होता है जी, म्यू नॉट I1 I2 I1 I2 ओवर 2 पाई आर। ठीक है, यही होती है ना? हाँ, पर यूनिट लेंथ जो है वो यही आएगी। सही है, ओके। अब इसमें है क्या था, आपने एक तो क्या किया, लेंथ को डबल किया, मींस कि आपके पास जो आर है या डी है या जो भी आपने यहाँ पर रखा उसको डबल कर दिया, तो 2R कर दिया। फिर आपने हर एक करंट को भी हाफ हाफ किया। तो हाफ हाफ करने का मतलब है कि 1/2 इधर इससे भी आया, 1/2 इससे भी आया, तो एक्चुअली आपके पास 2 × 2 4 और × 2 8। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल फोर्स के 1/8 फोर्स कम हो जाएगी। तो सिंपल सा था। इसमें ट्रैप ये था, वैसे हम ईच अगर ना पढ़े यहाँ पे, करंट इज हाफ इन ईच, तो हम एक्चुअली 1/4 पे जाके लगा सकते हैं और अक्सर लगाया भी है। तो ये एक ट्रैप था, वैसे एक्चुअली जो है हमारे पास वो है ये करेक्ट ऑप्शन है, बड़ा सिंपल सा था। लो भाई, ए प्रोटॉन, a deuteron, an alpha particle is accelerated through same potential difference, and then they enter into a normal uniform magnetic field. The ratio of their kinetic energy will be। क्या काइनेटिक एनर्जी होगी जी रेशो? डेफिनेटली आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ईवी से ही पता चल रही होगी। अब ईवी से कैसे पता चल रही है? कि वोल्टेज तो सारों का सेम है, लेकिन जो चार्ज होगा वो देख लेते हैं किस किसके पे डिफरेंट है। प्रोटॉन पे और ड्यूट्रॉन पे चार्ज सेम है कि नहीं है? चार्ज सेम है, क्योंकि इसके अंदर भी एक प्रोटॉन है, इसके अंदर भी एक प्रोटॉन है। ठीक है, लेकिन जो अल्फा पार्टिकल इसके अंदर दो चार्जेस हैं बस।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की रेशो काइनेटिक एनर्जी की तो सेम होगी क्योंकि चार्ज सेम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी डबल होगी इन दोनों से। तो आपके पास रेशो रिस्पेक्टिवली लेनी थी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा की, तो एक ही यहाँ पे रेशो नजर आ रही जो कि ये है। इसमें ट्रैप ये हो सकता है कि भाई एक सेम पोटेंशियल डिफरेंस से हम उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं तो सारों की एनर्जी सेम होगी क्योंकि इसके इक्वल आता है। तो जब हमारे पास ये सेम है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, जबकि आपको ये नहीं पता था कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चार्ज को बता रहा है कितना चार्ज है। ठीक है, आज क्या चल रहा है? ओके, तो ठीक है, हो will two parallel beams of electrons behave while moving in the same direction? ठीक है, अब ये बिल्कुल वैसे था कि आपके पास वायर्स हैं और उन दोनों वायर्स में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो वो क्या करती हैं, सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। सिंपल सी कहानी थी, दूसरी कोई बात नहीं थी इसके अंदर। ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ईस्ट, लो भाई आपके लिए अलमिया आ गया है कि जिसमें डायरेक्शन को देखना पड़ता है, तो वो हमें तो वो पता ही नहीं होता, हम तो उसको कर नहीं सकते क्योंकि हमने प्रैक्टिस करनी नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 20 क्वेश्चन इस तरह के बना के खुद से कि ईस्ट जा रहा है तो वेस्ट क्या होगा, वेस्ट जा रहा है तो ईस्ट क्या होगा, आप 20 एमसीक्यूज कर दो, उसके बाद अगर आपको कोई एमसीक्यूज तंग करेगा तो मुझे पकड़ लेना, लेकिन आपने नहीं करना। जब आप नहीं करोगे तो फिर मेरे पे ना रहो, ठीक है ना। ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट की तरफ जा रहा है मतलब मशरक की तरफ जा रहा है, ठीक है। रीजन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या है जी, आपने जहां पे बैठे होना है, आप जिस फ्रंट फेस कर रहे होगे उसको अपना नॉर्थ ले लेना है। कम ऑन, नॉर्थ, और पीछे वाला क्या हो जाएगा, साउथ। आपका ये वाला क्या हो जाएगा, ईस्ट, और ये वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट। ठीक है, अब वो कह रहा है ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है, तो ये वेलोसिटी आ गई। व्हाट्स द हेल इज गोइंग ऑन टुडे? ओके, तो ईस्ट की डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अपवर्ड मींस के आउट टू द पेज आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। ईस्ट की तरफ रख के ऊपर की तरफ आपने उंगलियां घुमा देनी है, तो जो डायरेक्शन आ रही होगी वो आप देखो, मैं इसको करके देखता हूँ, मैं यहाँ पे उंगलियां बनाता हूँ। लो भाई, ये मेरा सीधा हाथ है, अल्लाह ना करे इस तरह का मेरा हाथ हो, लेकिन ओहो, लो जी ये मेरा हाथ है ऐसे करके, ये मेरा थंब था इस डायरेक्शन में, ठीक है, अभी इसको देखूंगा। लेकिन ये मेरी फिंगर्स पहले वी की डायरेक्शन में थी, अब मैंने क्या कहा कि इसको कर्ल करना है ऊपर की तरफ, मैंने ऊपर की तरफ कर्ल की, लाइक ऐसे, क्योंकि ऊपर की तरफ है। तो जब मैंने कर्ल की तो मेरा जो इरेक्टेड थंब है वो साउथ की तरफ जा रहा है, तो मेरे पास डायरेक्शन आ गई है। इसको अगर आपने वैसे ही रूल से देखना है, जैसे जो आपको मैंने दूसरा बताया है, तो आपने क्या करना था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने अपने हाथ को करना था ऊपर की तरफ, और फिर आपने जो थंब था उस थंब को आपने करना था वी की डायरेक्शन में। जो ही आप करोगे इस तरह से तो आपकी जो पाम होगा उसका नॉर्मल आपका साउथ की तरफ आ जाए। अब ये अब कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। कितने एमसीक्यूज, कितने प्रॉब्लम्स, 20।
कर लिए तो हो जाएंगे, ना कर लिए तो फिर जिंदगी भर इसमें फंसे रहोगे। ओके, ए सॉलिड ऑफ लेंथ 20 centimeter, having number of turns this one, and इतने एम्पेयर is current flowing through the wire. The magnetic field inside the coil is 1. ठीक है, तो हमारे पास होता है B इज इक्वल टू म्यू एन आई। कितना जी? म्यू म्यू वैसे ही है, एन कितना है जी? हमारे पास नंबर ऑफ टर्न 100 है, और लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। I don't know what the hell is happening today. Strange things. मैंने ओके, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? मेरे पास 100 हैं, और मेरे पास लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं मीटर में करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.2। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूँ कि 20 × 100 ऊपर, सही है। ओके, फिर मेरे पास करंट कितना है जी? 0.2 एम्पेयर है, 1/5 कर सकता हूँ। ओके, लो भैया जी, 0 0 से कट गया, 1000 / 10। ठीक है, तो आ जाएगा 100 म्यू। तो ये तो जवाब ही कोई नहीं है, तो ये सारे ट्रैप शरीफ थे, खास करके ये वाला, और आंसर है इसका नन ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा, ideally ideally we can increase the sensitivity of the galvanometer by increasing the number of turns, by increasing the magnetic field, by increasing the area of the coil. Definitely हम तीनों तरीकों से ही सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, तो द ऑप्शन इज ऑल अबव। ओके, लो भैया, आपका फिर क्या कहते हैं ना कि क्यामत का मंजर आ गया जी। डायग्राम देख के तो हमारे वैसे ही होश उड़ जाते हैं, और फिर इस तरह की डायग्राम देख के तो होश उड़ने की जवाब भी बनता है। क्यों बनता है जी जवाब? क्योंकि हमने इस तरह का कोई एमसीक्यूज पहले नहीं किया। और मजे की बात बताऊं कि ऐसा इस तरह का पहले हमने एमसीक्यूज किया हुआ है, और वो मैंने आपको कराया भी था। लो भैया, यहाँ से और यहाँ पे ये जो ग्रीन पॉइंट हैं, अगर आप इनको देख लो तो ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं क्या? क्या कुछ भी नहीं बता रहे। ये बता रहे हैं कि ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस क्या लगी हुई है। इसको मैं करके दिखाता हूँ दोबारा, इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूँ कि ये रेजिस्टेंस ऊपर वाली है, ये रेजिस्टेंस नीचे वाली है। ये किसके साथ कनेक्टेड है? इस टर्मिनल के साथ। ठीक है, अच्छा, और चलो इसको इसको वेट स्टोन ब्रिज बना लें, वो एग्जैक्टली बन रहा है। वही बना रहा हूँ, वही बना रहा हूँ। ठीक है, ये वाली वायर, ये वाली जो तार है, ये वाली, इसको मैं इधर बना रहा हूँ, और ये जो नीचे वाला है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब ये 20 वायर है, इसको बस मैंने रोटेट किया ऐसे करके। ठीक है, सीधी थी, हॉरिजॉन्टल थी, इसको वर्टिकल किया है। ये वाला पॉइंट यही है जहां पे पड़ा हुआ था, इसको मैं ग्रीन ही रहने देता हूँ, और ये वाला भी पॉइंट ग्रीन ही है, और नीचे जो है ये वाला। ठीक होगी बात, ये वाई टर्मिनल आ गया, और ये हमारे पास आ गया एक्स टर्मिनल। ओके, अब ये क्या है जी? 10 है, ये भी कितनी है? 10 है, ये भी कितनी है? 10 है, ये भी कितनी है? 10 है। अब वही हिसाब हो गया, जो अब इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर लूंगा तो अभी स्टोन की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर लूंगा तो। ठीक है, अब बस मैंने इसकी डायग्राम चेंज कर ली है। सेंटर वाली रेजिस्टेंस 20 है, बाकी सारी 10 10 की हैं, और इस तरह का पहले मैंने सवाल आपको बताया हुआ है। अब मुझे ये बताओ कि इधर से इधर गुजरते हुए जितना ड्रॉप 10 से इधर से इधर आते हुए जितना ड्रॉप इस पॉइंट पे आएगा, इधर से 10 ओहम गुजरते हुए जितना उतना ही ड्रॉप इधर आएगा। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे जो ड्रॉप है और जो इस पॉइंट पे ड्रॉप है, या जो पोटेंशियल है, वो दोनों में सेम है। जब सेम पोटेंशियल होगा तो उधर से कोई भी करंट शरीफ गुजरेगा नहीं, उसके बीच में लगी हुई रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट। जब ये ओपन हो गया तो आपने बस इसको सॉल्व करना था। तो आप अगर इधर देखो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके दरमियान ये 10 10 सीरीज में लगी हुई है, और ये 10 10 भी सीरीज में लगी हुई है। तो इसको सीरीज में अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20।
ठीक है, 20 और ये भी 20। अब ये दोनों लगी हुई हैं पैरेलल, तो ये आ जाएगा 10। तो सिंपल सा जवाब था इसका 10। अब करेंगे प्रैक्टिस तो पता चलेगा। अब मुझे ये कोई बताएगा, मैंने पहली बार देखा तो मैंने इसको बस माइंड में ही इसको रोटेट करके देख लिया कि ये इसका आंसर ये होगा। अब इसकी मैं आपको मजे की एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे अगर आई थिंक अली साबर यहाँ पे नहीं है, वो इसके गवाह होते। हमें प्रॉब्लम में दिया था एक क्यूबिक रेजिस्टेंस ब्रिज को सॉल्व करना था, सेशनल था हमारा एमएससी में। इस तरह का रेजिस्टेंस आपने भी शायद सॉल्व किया होगा। किया किसी ने सॉल्व इसको, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, किसी ने इसको इस क्यूबिक को सॉल्व किया? किया हुआ था। यस। हाँ। अब ये सारों की जो जितनी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई ना, सारी की सारी रेजिस्टेंस सेम थी। ठीक है। अब सर ने पता नहीं कौन से तरीके से कराया, मुझे कोई समझ नहीं आई। ठीक है। मैं क्या किया, नया नया दिन थे, फर्स्ट सेमेस्टर था, मैं जाता जाके मैंने गूगल किया, देखा। उसने बड़े ही मदद तरीके से उसने सॉल्व किया था। उसने क्या सॉल्व किया, मैं जस्ट आपको आइडिया देता हूँ, इसको आपने खुद अगर दिल किया तो सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं अगर इधर से इधर फ्लो करता हूँ इस तरह, तो एक रेजिस्टेंस को मैंने फॉलो किया, तो मेरा यहाँ पे जो ड्रॉप आएगा, ये वाला जो ग्रीन पॉइंट है वो एक ड्रॉप आएगा, मैं वी कह लेता हूँ, यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा। इसी तरह अगर मैं इधर से ऊपर मूव करता हूँ, तो इस पॉइंट पे भी मेरे मुझे वही ड्रॉप मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों भी ग्रीन पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं अगर इधर से इधर फ्लो करता हूँ, ये वो दूसरे कोने पे, जो कि क्या है ये वाला, तो यहाँ पे भी वही ड्रॉप है। अब क्या कहने का क्या मकसद है, ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं। अगर मैं इसको जोड़ भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं दूसरी साइड से आके देखूं, यहां से बी से मूव करता हुआ इधर आऊं, तो यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मैं कलर कर लेता हूँ, ये कलर कर लेता हूँ, ये पॉइंट है। और इधर से मैं नीचे आऊं तो ये जो पॉइंट है, इधर से मैं इधर आऊं, ये जो पॉइंट है, ये सारे सेम पोटेंशियल पे, इनको भी जोड़ दूंगा तो ये सेम पोटेंशियल पे पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाकी सारे रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो वो बीच में पैरेलल में लगी होंगी। ठीक है ना, देखो कैसे लगी हुई है, मैं इसको एक बार बस, ये आपने खुद करना है अगर दिल किया तो। ये देखो, ये एक पॉइंट था सेम पोटेंशियल का, ये एक पॉइंट है सेम पोटेंशियल का, बीच में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ऐसे ही ये एक पॉइंट है सेम पोटेंशियल का, ये एक पॉइंट है, बीच में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। मतलब कि ये जो ग्रीन 3 पॉइंट्स हैं और जो ब्लू टाइप 3 पॉइंट्स हैं, उनके बीच में बाकी जो रेजिस्टेंस है वो सारी की सारी पैरेलल लगी हुई है। तो इसका मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाऊं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो वो इस तरह का बनता। ये एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, ये वाली जो मैंने येलो से हाईलाइट की हुई है, यहाँ पे बंद कर दी क्योंकि सेम पोटेंशियल पे थी। अगली कितनी रेजिस्टेंस, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः। छह रेजिस्टेंस जो थी वो इस तरह से पैरेलल लगी हुई हैं इस पोटेंशियल से अगले पोटेंशियल के दरमियान। ठीक है। और ऐसी अगली वाली तीन रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में कर देता हूँ ऐसे करके। अब बड़ा ही आसान है, ये तीन R/3 दे देंगी, ये तीन R/3 दे देंगी, ये R/6 दे देंगी। अब मैं इस ये R/3 R/6 R/3 सारी सीरीज में आ जाएंगी, तो मैं इसको सॉल्व करके तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब कहने का क्या मकसद, अब सॉल्व करके आएगा क्या, R/3 आ जाएगा, R/3 कितना आ जाएगा, 2R/3 और प्लस R/6। अब ये आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा, 4R/3, ये आ जाएगा R, ये आ जाएगा 5R/6, जवाब आ गया। अब ये एक 3 नंबर का सवाल दिया हुआ था। अब ये बताने का कोई मकसद, ये और कोई मकसद नहीं है बताने का, ये मकसद है कि जब आप उसको बड़े मजे के साथ लेके चल रहे होते। अब सर को ये कोई समझ नहीं आई कि मैंने कैसे किया है, कि किस तरह से मैंने इनको कर लिया है और आंसर मेरा ठीक है। अब सर ने क्या किया, सर कहते हैं कि उन्होंने मेरे इसके मार्क्स तो नहीं थे दिए हुए। मैं आया पहला पहला सेमेस्टर, आज जनाब जी आके मैंने देखा, मैंने कहा सर जी इसके आपने नंबर नहीं दिए हुए। तो सर कहते हैं मैंने खुद ही नहीं दिए, मुझे इसकी समझ नहीं आई, जरा समझाओ। अब वो देखो, अब एक टीचर कह रहा है कि मुझे जरा समझाओ, मैं तो बड़ा फूल गया, मैंने कहा भाई वाह। तो मैं सर को बताने लगा, कहते नहीं नहीं इधर व्हाइट बोर्ड पे पूरी क्लास के सामने। मैं तो और खुशी से छलांगा लगा रहा, मैंने व्हाइट बोर्ड
वाइड मार्कर पकड़ा, वाइड मार्कर पकड़ा, मैंने जो ही इसको ड्रॉ किया ना, तो मैंने कहा सर ये दोनों तीनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। वो कहते वाह यार ये बड़ा मजे का है, ये तो बड़ा, तुमने अच्छा सवाल किया। सर ने साथ तो तारीफें की और साथ में मेरे नंबर लगाए और मेरे नंबर बढ़ा दिए। मैं तो भाई पूरी क्लास मुझे ऐसे देख रही थी। अब क्या मकसद, क्या उसमें हुआ, क्या मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस टाइमली उन चीजों को देख लिया। अगर आप टाइमली लेके चलोगे तो चीजें हो जाएंगी। अगर आप कहोगे जे केड़ियां नौकरियां आईयां ने, केड़ियां जॉबां आईयां ने, तो फिर बड़ी हालात खराब हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप टाइमली लेके नहीं चल रहे हो चीजों की। खैर आगे चलते हैं। टू थिन लॉन्ग पैरेलल wires separated by distance b are carrying current this ampere each. The magnitude of force per unit length exerted by one wire on other. लो भैया जी, एक हम सपोज कर लेते हैं कि बी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वो होगी आई एल क्रॉस, सॉरी फोर्स लग रही है, ठीक है, फोर्स लग रही है क्या, आई एल क्रॉस बी, ठीक होगी बात, सही है। ओके अब ये जो एक बी है, मैं कह लेता हूं कि इसको हम इस तरह से कह लेते होते हैं कि एक ये वायर है जिस पर फोर्स लग रही है, और दूसरी वायर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, जिसकी वजह से जिसकी मैग्नेटिक फील्ड में आके इसको फोर्स को फील हो रहा है। तो हम एक से फोर्स फील करते हैं और दूसरी से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है उसको हम देख लेते हैं। और हमें अब एम्पियर्स लॉ से पता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होती है, बी टू पाई बी, ठीक है, क्योंकि उसने आर की जगह बी दिया और इधर और इधर का डिस्टेंस बी है, इज इक्वल टू म्यू आई, ठीक होगी बात। तो यहां से मेरे पास जो करंट आ जाएगी वो आएगी म्यू, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी टू पाई बी, ठीक होगी बात। तो ये जो बी है मैं इसकी जगह पुट कर दूं तो मेरे पास फोर्स आ जाती है, वो कितनी आती है, आई एल क्रॉस म्यू नॉट आई ओवर आई ए टू पाई बी। अब वो कह रहा है कि पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ को मैंने डिवाइड कर देना इधर से भी और इधर पे भी, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, म्यू आई स्केयर ओवर टू पाई बी, जवाब आ गया। तो इसमें से एक ही जवाब ठीक है, वो कौन सा है, वो ये है। अल्लाह खैर सल्ला। अगला चलते हैं जी। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन डैश, लो भाई काकों वाला सवाल है, वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है जी, पैरेलल कनेक्ट होता है। अल्लाह खैर सल्ला। नेक्स्ट, ये बड़ा मजे का था, कंफ्यूज हो जाता है बंदा, चलो एक आधा मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, ऐसी बात है, एक आधा हो जाए, चलो दो हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा होने से मसला है, ठीक है, क्योंकि अब आपकी तैयारी हो चुकी है और मैं अगर तैयारी करके दूंगा तो फिर मुझे भी फील होगा कि मेरे अच्छे नंबर क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। अब तीन रेजिस्टेंस है, एक वोल्ट वोल्ट है, मतलब बैटरी है, उससे तीन रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है। और थैंक यू फॉर करेक्शन, प्रवीण ने मेरी इसमें से करेक्शन की थी, तो डेफिनेटली करेक्शन बनती है और करनी चाहिए। ये कनेक्टेड है, 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, और मैं कह रहा हूं कि करंट इन दिस वन। अब एक तो ये है कि आप इसका करंट जो है कैसे फाइंड करो कि करंट डिवाइडेड रूल के साथ, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा वे है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 12, और इससे आप करंट निकाल सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। V हमारे पास 12 है, R हमारे पास कितना है, R हमारे पास कितना है जी, 3, तो हमारे पास करंट आ जाएगा 4 एम्पियर। अल्लाह खैर सला। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और नन ऑफ दीज जो है वो आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट चेक करती हैं चीजें। टू रिंग्स ऑफ वायर आर प्लेस्ड साइड बाय साइड कैरिंग करंट आई फ्लोइंग थ्रू द वायर इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बिल्कुल वही होगा, ये बिल्कुल वैसा ही है कि सीधी तारें, सीधी तारें जा रही हैं, बस उनको मैंने गोल कर दिया, घुमा दिया है, तो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा। तो जैसे सीधी तारें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ऐसे ही रिंग्स जो हैं जिनमें से एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू गेट कंटिन्यूस वेयरिंग पोटेंशियल। इसकी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था। कैसे बताया था जी, रिहोस्टेट में हमारे पास वायर बाउंडेड होती है लाइक दिस वन, ठीक है। मैंने बताया था कि इधर मेरे पास जो फॉर एग्जांपल कोई रेजिस्टेंस आ रही है, तो फॉर एग्जांपल वो इस तरह से आ रही होगी, रो एल ओवर ए, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, एक्चुअली लेंथ बढ़ रही है, लेकिन लेंथ किस रेशियो के साथ बढ़ रही है, इधर से मैं अगर अगले पे स्विच करता हूँ तो मेरे पास 2 पाई आर के साथ जितना भी इसका पाइप का रेडियस है उसके लिहाज से वो
2 पाई आर टाइम लेंथ उसकी बढ़ेगी। इसी तरह मैं अगले पे जाऊंगा तो 2 पाई आर का मल्टीपल मतलब 2 इंटू 2 पाई आर, फिर मैं उससे आगे जाऊंगा तो 3 इंटू 2 पाई आर, 4 इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की रेशो के साथ जंप कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि सीढ़ियां होती हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ये 4-4 सेंटीमीटर की हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं एकदम एकदम 4 सेंटीमीटर जंप कर रहा हूं, उससे आगे 4, उससे आगे 4, उससे आगे 4। मैं कंटिन्यूसली नहीं इंक्रीज कर पा रहा अपने आप को, लेकिन इसकी जगह पे बिल्कुल इसी स्लोप पर रैंप हो मेरे पास, तो आई कैन मूव कंटिन्यूसली, मतलब आई कैन स्टे हियर, आई कैन स्टे हियर, आई कैन स्टे देयर। ठीक है, सो रैंप में हमें कंटिन्यूसली अपने आप की वेलोसिटी को, सॉरी हाइट को या पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। बिल्कुल सेम रियल स्टेट में आप कंटिन्यूसली नहीं कर रहे, मल्टीपल ऑफ 2 पाई आर कर लेते हो, लेकिन पोटेंशियोमीटर में एक आपके पास लॉन्ग वायर होती है जिसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट को स्लाइड कर रहे होते हैं। अब उसमें आप कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस को वैरी कर सकते हो या पोटेंशियल को वैरी कर सकते हो। तो पोटेंशियोमीटर कंटिन्यूसली वैरिंग पोटेंशियल है, ना कि रियो स्टेट। यू गॉट दैट पॉइंट और नॉट? ओके, मैक्सिमम टॉर्क on a current I carrying rectangular coil of length this one of blah blah blah, बड़ा ही आसान था। टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी, ये था हमें पता है। और कॉज अल्फा होता है मैक्सिमम के लिए, ये 1 होता है, तो इसका मतलब भाई इसको लिखना ना भी तो गुजारा हो जाता है। आई ए की जगह अगर रेक्टेंगुलर है तो उसकी उसकी डायमेंशन में लिख दो, तो कोई उसमें मसला नहीं है, तो जवाब आ जाता है, जवाब शरीफ। तो ये हमारे बता देगा ये। ठीक है, अच्छा, is solenoid having magnetic field B inside the coil if I stretch the solenoid and make the length double keeping the all other parameters same? अच्छा, ये जो keeping the all other parameters same अगर मैं ना भी लिखूं, तो अगर एक ही मैग्नेट सॉलिनॉइड है उसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूं, तो इसका और कोई मतलब नहीं है कि उसके बाकी पैरामीटर सेम है, मतलब नंबर ऑफ टर्न जो है वो सेम ही होंगे। ठीक है, तो आपने जस्ट उसको लंबा किया है, तो डेफिनेटली हमारे पास है म्यू एन आई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू कैपिटल एन ओवर एल आई। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ टर्न्स कितने लेंथ में है, तो अगर नंबर ऑफ टर्न सेम है, लेंथ बढ़ रही है, तो हमारे पास मैग्नेटिक शरीफ भी, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होएगी, कम होएगी, इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। ओके, a current carrying wire of length L placed in an external magnetic field B, the force on the coil is 1। क्या होती है जी, मुझे ये बताओ, वो होती है जी आई एल क्रॉस, सर ये पीछे वाला दोबारा करवाइएगा, यही 17 वाला। ओके, आई एल क्रॉस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे कोई भी नजर आ रहा, तो इसमें से कोई जवाब नहीं है, इसमें जवाब है नन ऑफ दीज। ओके, देखो हमने ये पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन ओवर एल, कैपिटल एन ओवर एल इंटू आई। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास एक सॉलिनॉइड थी ऐसे, उसके नंबर ऑफ टर्न्स एन थे, उसकी लेंथ जो थी फॉर एग्जांपल एल है। ठीक है, मैंने पकड़ा क्या, मुझे कोई सोच आई, मैंने इसको पकड़ को खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच किया तो हुआ क्या कि ये इस तरह की हो गई। अब इस तरह के होने पे हुआ क्या है, लेंथ तो हो गई है 2L, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स रहे हैं सेम। अब नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेम रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपने इस एन को कोई नहीं छेड़ना, आपने बस इसको 2 करना है। जब इसको 2 किया तो आपको पता चलेगा क्या कि जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो 1/2 म्यू नॉट एन ओवर एल आई आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो आपकी पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड है, तो आ जाएगी हाफ बी, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। क्लियर हुई बात? जी गुड, ओके। 19 गैल्वानोमीटर हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसकी ये बहुत सी आपकी एम्बिग्यूटिस को भी सही करेगा ये वाला क्वेश्चन। ए गैल्वानोमीटर हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस वन इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी, गैल्वानोमीटर की। ठीक है, तो इसको मैं कह लेता हूँ आर जी इज इक्वल टू 15 ओम। फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा जी, कितनी दे रहा जी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है
कि अगर मेरे पास गैल्वानोमीटर है और उसकी ये निडल यहाँ पे पड़ी होती है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि वो यहाँ तक जाएगा, दैट इज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और वो कब देता है? जब उसके अंदर से करंट कितना गुजरे, आई जी, मेरे पास करंट गुजरे 20 मिली एम्पेयर, ठीक हो गया। तो 20 मिली एम्पेयर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे सकता है, उसके बाद वो फिर आगे कुछ मतलब मैयर नहीं कर सकता, वुडो की बात। अब क्या है, इसको इसको कन्वर्ट करना है एक एम मीटर में जिसकी रेंज कितनी हो 10 एम्पेयर। मतलब क्या कि जब गैल्वानोमीटर में 20 एम्पेयर मिली एम्पेयर करंट गुजरे, तो एक्चुअली जो सर्किट में कितना एम्पेयर गुजरा हो, 10 एम्पेयर करंट गुजर रहा हो, सिंपल, ठीक होगी बात। तो हमने करना क्या है कि शंट रेजिस्टेंस से हम ये चीज वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई कितना करंट गुजरना है। अब कैसे होती है जी शंट रेजिस्टेंस हमारे पास एम्पेयर मीटर में? एम्पेयर मीटर हमारा बनता है गैल्वानोमीटर प्लस शंट रेजिस्टेंस, और ये चीज, इसका मतलब दोनों के दरमियान जो करंट है, जो वोल्टेज है, वो होता है सेम। अच्छा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू जी? आई जी आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस, ठीक है। तो आर एस हमने फाइंड करना है, तो आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी, ठीक होगी बात, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब इसमें वैल्यू पुट करनी थी तो जवाब आ जाना था। ओके, इसको अब निकाल लेते हैं जी। आर एस कितनी है जी? आई जी मेरे पास कितना है? 20 मिली एम्पेयर, 20 इंटू 10 टू द पावर -3। आर कितना जी? 15 ओवर आई कितना जी? 10 माइनस ये कितना जी? 20 इंटू 10 टू द पावर -3। लो जी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि मैं ना ये इसमें से अगर मैं माइनस करूं भी, कितना इसमें चेंजिंग आएगी? ठीक है, 10 के अंदर से 10 टू द पावर -3 माइनस करता हूं, तो मैं इसको जस्ट ऊपर वाली की अगर कैलकुलेशन करूं तो मेरे पास क्या आता है? ठीक है, सिंपलिसिटी में देख लेता हूं, मैंने इसको पहले कभी किया नहीं है, तो इसको